हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है रिपल फैक्टर। उसको हम गामा के साथ डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम इसका न्यूमेरिकल निकालते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे बुक में। टॉपिक का नाम लिखते हैं जो कि है रिपल फैक्टर, और उसको हम डिनोट करते हैं गामा के साथ। और ये जो रिपल फैक्टर है वो बराबर होगा IAC डिवाइडेड बाय IDC के। जो करंट होगा AC के वजह से डिवाइडेड बाय जो करंट होगा DC के वजह से, या जो इफेक्टिव करंट है डिवाइडेड बाय एवरेज करंट, उसके रेशियो को हम गामा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो RMS करंट है हमारा वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ IDC के स्क्वायर प्लस IA स्क्वायर के, यानी कि RMS का स्क्वायर जो है वो हमारा बराबर होगा IDC स्क्वायर प्लस IAC स्क्वायर के। तो इससे हमें IAC स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। जो IAC स्क्वायर है वो हमारा बराबर होगा IRMS का स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर के। अब ये जो स्क्वायर है उसका जब हम साइड चेंज करेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा। तो IAC हमारा बराबर होगा अंडर रूट ऑफ IRMS का स्क्वायर माइनस IDC के स्क्वायर के। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। जो DC करंट और अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका स्क्वायर का सम जो है वो IRMS के बराबर होता है। IAC की जगह पर ये वाला वैल्यू हम पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर, और डिवाइड में हम लिखेंगे IDC को। ठीक है, यहाँ पर IAC का वैल्यू पुट किया है, बाकी सारे टर्म्स सेम है। नाउ अगर हम नीचे डिवाइड में IDC के जगह पर IDC स्क्वायर लिख दे और उसको अंडर रूट कर दे तो कोई चेंजेस होगा नहीं। स्क्वायर और अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ऑटोमेटिकली अंडर रूट प्रेजेंट है तो होल अंडर रूट हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका अंडर रूट 1:2, इसका अंडर रूट 1:2, स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, IDC हमें वापस मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम ऊपर वाले जो दो टर्म्स है उसमें से IDC को कॉमन बाहर निकालेंगे। यहाँ पर है ही नहीं कोई IDC, तो डिवाइड में IDC का स्क्वायर आ जाएगा। IDC स्क्वायर को कॉमन निकाला है, ठीक है, और इसको हमने कॉमन निकाला है तो -1 बचेगा। और ये जो नीचे वाला IDC है वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले IDC के स्क्वायर से। बचेगा यहाँ पर IRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय IDC का स्क्वायर -1, और पावर में 1:2 है तो हमें 1:2 भी लिखना है। यहाँ पर IDC को कॉमन बाहर निकाला है, यहाँ पर है ही नहीं तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, या हम इसको ब्रैकेट के अंदर इंटू करेंगे तो यही टर्म वापस आ जाएगा। अब ये जो RMS है IRMS है उसका भी स्क्वायर है, IDC जो है उसका भी स्क्वायर है, तो इसको हम IRMS डिवाइडेड बाय IDC का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम IRMS डिवाइडेड बाय IDC का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर आएगा -1 और उसका अंडर रूट होगा। ठीक है, IRMS का वैल्यू हमने पहले निकाला था, IM/2 होता है, उसको हम लिखेंगे। IDC का वैल्यू IM/π होता है, लेकिन यहाँ पर हमने डिवीजन के जगह पर इंटू कर दिया है तो π/IM हमें लिखना होगा, रिवर्स में हमें लिखना होगा। ठीक है, जब हम डिवीजन के जगह पर इंटू करते हैं तब ऐसा होता है, तो हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। IRMS और IDC का वैल्यू पुट किया है, IM और IM जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर -1। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, तो पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 -1 यहाँ पर बचेगा। पाई स्क्वायर का वैल्यू हमें पुट करना है 22:7 होता है, फिर 1:4 आएगा, -1 हमें करना है और उसका अंडर रूट करना है। ये सब जब हम करेंगे तो हमें जो है गामा का वैल्यू 1.21 मिलेगा। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो या आपको कैलकुलेटर का यूज करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट भी निकालना है और हमें पता है कि जो गामा है वो IAC डिवाइडेड बाय IDC के बराबर होता है। तो IAC डिवाइडेड बाय IDC जो है वो 1.21 के बराबर होगा, यानी कि IAC जो है वो 1.21 इंटू IDC के बराबर होगा। इसका मतलब है कि जो IEC है वो ग्रेटर है IDC से। IDC को जब हम 1.21 के साथ इंटू करेंगे तभी हमें IAC मिलेगा। ठीक है, नहीं तो वो छोटा नंबर होगा। तो IAC जो है वो ग्रेटर होता है IDC से, इससे हमें ये पता चला। यहाँ पर सबसे पहले हम पाई स्क्वायर का वैल्यू लिख देते हैं। ये जो है 1.21 कैसे आता है उसको हम देखते हैं। 3.14 को 3.14 से इंटू करना होगा, पाई का स्क्वायर हो गया। ठीक है,
4 4 जा 16, 1 carry, 4 1 जा 4, 5 4 3 जा 12, 1 क्रॉस, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 2 क्रॉस, 3 4 जा 12, 1 carry, 3 1 जा 3, 4 3 3 जा 9। जो कॉलम्स में नंबर है उनको प्लस करना होगा। यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 आएगा। 4 डिजिट के आगे पॉइंट है तो 9.8596 आएगा। ठीक है, तो 3.14 का होल स्क्वायर जो है वो 9.8596 होता है, उसको हमें लिखना है। फिर डिवाइडेड बाय 4 दिया है तो उसको हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.4649। फिर -1 आएगा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1.4649 मिलेगा। फिर उसके बाद अंडर रूट करना है तो 1.21 हमें मिलता है। 1.2100 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 1.21 हमें मिलता है। ठीक है, तो नाउ हम बुक में देखते हैं रिपल फैक्टर को, जिसको हम गामा के साथ डिनोट करते हैं। जो हमारा फिगर है 7.6.2 वो हमें डीसी वोल्टेज दिखाता है डेवलप अक्रॉस द लॉड रेजिस्टेंस RL। लॉड रेजिस्टेंस RL से जो हमें वोल्टेज मिलता है डायरेक्ट करंट वाला, ठीक है, डीसी वाला वोल्टेज जो मिलता है वो दिखाता है। इसमें जो हमारा आउटपुट है वो एक ही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव y एक्सिस में, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड साइज जो है, हाइट जो है वो अलग है। तो हमें यहाँ पर एक पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट मिलेगा या नॉट स्टेडी करंट मिलेगा। लॉड रेजिस्टेंस में एक ही डायरेक्शन में तो होगा, लेकिन स्टेडी मींस सेम हमें वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, पीरियोडिकली फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट स्टिल रिमेन्स इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। जो हमें रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है रेक्टिफायर में, उसमें जो है एक कंपोनेंट हमेशा रहेगा जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। ठीक है, चेंज हमें नजर आएगा। द AC पॉइंट कंटेन इन द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर, और जो AC पॉइंट है हमारे रेक्टिफायर के आउटपुट में, उसी को हम रिपल फैक्टर कहते हैं, या ये जो चेंजिंग पोर्शन है उसी को आप रिपल फैक्टर कह सकते हो। अब आप कहोगे AC वाला पार्ट, तो ये जो टॉपिक था हमारा DC आउटपुट, उसमें हमने फोरियर एनालिसिस किया था, आपको याद होगा। इसमें जो है, जो हमारा आंसर आता है उसमें ये सारे टर्म जो है वो AC वाले कंपोनेंट्स है, सिर्फ आगे वाला टर्म जो है वो DC वाला कंपोनेंट है। तो जो AC वाला कंपोनेंट है, पार्ट है आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर में, उसी को हम रिपल फैक्टर कहते हैं। और जो रिपल फैक्टर होता है वो AC कंपोनेंट का जो RMS वैल्यू होता है ना, हमारा AC जो कंपोनेंट हमें मिलेगा उसका RMS वैल्यू टू DC कंपोनेंट के बराबर होता है। रेशियो के IAC डिवाइडेड बाय IDC के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर कहते हैं। या जो रेशियो होता है RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट का टू द DC कंपोनेंट, जो DC कंपोनेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, इन द रेक्टिफायर आउटपुट हम कहते हैं रिपल फैक्टर। गामा जो है IAC डिवाइडेड बाय IDC के बराबर होगा। अब ये जो IRMS है वो अंडर रूट ऑफ IDC का स्क्वायर प्लस IAC स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अगर इसका मतलब है IRMS का स्क्वायर जो है वो IDC का स्क्वायर प्लस IAC के स्क्वायर के बराबर होगा। IAC जो है वो अंडर रूट ऑफ IRMS का स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर के बराबर होगा। इस वैल्यू को ऊपर हमें पुट करना है यहाँ पर, तो अंडर रूट ऑफ ये वाला टर्म पुट किया, डिवाइडेड बाय IDC आएगा। अब ये जो IDC का स्क्वायर और अंडर रूट हम करेंगे तो IDC ही आता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका तो अंडर रूट है ही, इसको हम स्क्वायर करके अंडर रूट करके ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म होल अंडर रूट हम लिखेंगे, या होल रेज़ टू पावर 1:2 हम लिखेंगे। फिर उसके बाद IDC को कॉमन बाहर निकालना है। इस वाले टर्म में से नीचे वाले IDC को कैंसिल कर देगा, बचेगा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ IRMS डिवाइडेड बाय IDC का होल स्क्वायर। दोनों ऊपर और नीचे दोनों स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं -1। फिर उसके बाद IRMS का वैल्यू हमने पहले निकाला था, IDC का भी वैल्यू निकाला था, उसको पुट करेंगे, IM कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 रहेगा यहाँ पर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.21 आएगा। गामा IAC अपॉन IDC है, तो गामा की जगह पर उस वैल्यू को पुट करेंगे, तो इससे हमें पता चला कि जो IAC है वो 1.21 इंटू IDC के बराबर होता है, यानी कि IAC जो है वो ग्रेटर है 1.21 टाइम्स IDC से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो इफेक्टिव वैल्यू है रिपल पार्ट का वो एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट से क्या करता है, एक्सीड करता है। इसको हम इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से है, रिपल वाला पार्ट है वो ज्यादा है, किससे, एवरेज वैल्यू से, DC वाले वैल्यू से। डायरेक्ट करंट से ज्यादा हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा, ये हमें पता लगा इससे। ठीक है, जो इफेक्टिव वैल्यू है रिपल पार्ट का वो ज्यादा है एवरेज वैल्यू या DC वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट से। इसका मतलब
मतलब है कि जो डायोड है हमारा, जिसको हमने एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर यूज किया है, वो एक पुअर डिवाइस है फॉर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। वो एसी को डीसी में अच्छी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम कहते हैं। इफेक्टिव वैल्यू IRMS को हम कह सकते हैं, IDC को हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। तो यही लिखा है, रिपल पार्ट का इफेक्टिव वैल्यू है। ठीक है, ये याद रखना है, AC वाले पार्ट का इफेक्टिव वैल्यू, RMS वाला वैल्यू। तो इससे हमें यही पता चला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने अल्टरनेटिंग करंट तो डाला, लेकिन जो रिजल्ट में हमें आंसर मिला उसमें अल्टरनेटिंग करंट वाला पोर्शन ज्यादा है डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में। यानी कि उसने अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट तो किया है, लेकिन बहुत ही कम पोर्शन को कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये गुड रेक्टिफायर नहीं हुआ। गुड रेक्टिफायर वही होगा जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में अच्छी तरीके से कन्वर्ट करे, ज्यादा पोर्शन में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा है। डायोड को एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर अगर हम यूज करेंगे तो एक अच्छा डिवाइस नहीं होगा एज अ रेक्टिफायर। यहाँ पर लिखा है, जो रेक्टिफायर होता है हमारा, वो AC को DC में कन्वर्ट करता है। AC इनपुट वोल्टेज को DC आउटपुट वोल्टेज में वो कन्वर्ट करता है। लेकिन जो आउटपुट है रेक्टिफायर का, जो हमें रिजल्ट में मिलता है, इन एडिशन टू DC कंपोनेंट, DC वाले पार्ट्स होंगे उसमें, उसके साथ साथ AC कंपोनेंट भी हमें देखने को मिलेगा। वो मिक्सचर देगा। ठीक है, और जो AC कंपोनेंट है इज नॉट रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि रेक्टिफायर का हमने यूज किया है, हमें DC चाहिए। ठीक है, ये रिपल्स प्रोड्यूस करता है या पल्सिएशन प्रोड्यूस करता है रेक्टिफायर के आउटपुट में। तो जो AC पार्ट होगा, जो हमारे आउटपुट में मिलता है रेक्टिफायर के, ऐसा रिजल्ट हमें मिलता है, उसी को हम रिपल कहते हैं। ठीक है, तो रिपल फैक्टर क्या होगा? रिपल फैक्टर जो है वो रेशियो होगा। रेशियो का मतलब डिवाइड करना। किसको डिवाइड करना? जो RMS वैल्यू है किसका? AC कंपोनेंट का। रिजल्ट में जो हमें AC कंपोनेंट मिला है उसका RMS वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय जो DC कंपोनेंट है हमारे रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर का यूज किया है तो DC कंपोनेंट मिलेगा ही, उसको डिवाइड करेंगे तो वो हमें रिपल फैक्टर देगा। IAC डिवाइडेड बाय IDC या VAC डिवाइडेड बाय VDC। ठीक है, जो इफेक्टिवनेस है रेक्टिफायर का, वो AC कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड होगा। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट, जितना AC वाला कंपोनेंट कम होगा हमारे मिक्सचर में या रिपल कम होगा, स्मूदर इज द DC आउटपुट, इतना अच्छा हमें DC आउटपुट मिलेगा। ठीक है, मोर एफिशिएंट इज द रेक्टिफायर, उतना अच्छा हमारा रेक्टिफायर होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि अगर रेक्टिफायर हमें अच्छा चाहिए तो उसका रिपल जो है वो कम होना चाहिए। रिपल जो है आप ऐसा मान सकते हो, वो पोर्शन है जिसको वो DC में कन्वर्ट नहीं कर पाया। ठीक है, वो जितना कम होगा उतना अच्छा वो रेक्टिफायर होगा। हम AC पुट करते हैं वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ है, वही है हमारा रिपल। और हमें पता चला कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है वो एक अच्छा रेक्टिफायर नहीं है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।